हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप आज हमारी कॉन्स्टिट्यूशन लॉ की 7th क्लास में। वेलकम। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे यूनियन एंड इट्स टेरिटरी पार्ट 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पार्ट 1 में आते हैं आर्टिकल 1 से लेके आर्टिकल 4 तक। तो हम लाइन से आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, आर्टिकल 4 डिस्कस करेंगे। उसके अलावा यूनियन ऑफ स्टेट्स एंड फेडरेशन ऑफ स्टेट्स और टेरिटरी ऑफ इंडिया में क्या डिफरेंस है इन तीनों टर्म्स में, फेडरेशन ऑफ स्टेट्स में एंड यूनियन ऑफ स्टेट्स में, ये डिफरेंस जानेंगे। उसके अलावा पार्लियामेंट की पावर कितनी है स्टेट्स बनाने में, नए स्टेट्स या पुराने स्टेट्स का साइज, उनकी बाउंड्रीज एल्टर करने में। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन लॉ में एक बहुत ही ज़्यादा लैंडमार्क केस है री बेरुवारी यूनियन ऑफ 1960। इस केस को हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं इस क्लास में। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आर्टिकल 1 क्या कहता है, नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब बन रहा था, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर्स के बीच में एक बहुत ही ज़्यादा डिबेटेबल टॉपिक था कि हम कंट्री का नाम क्या रखें, ऑफिशियल नेम जो हम बाकी कंट्रीज के सामने रिप्रेजेंट करेंगे, इंडिया या भारत। तो फिर कुछ मेंबर्स का सपोर्ट था कि हमें इंडिया नाम यूज़ करना चाहिए, कुछ मेंबर्स का कहना था कि हम भारत नाम यूज़ करें। तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने फाइनली डिसाइड किया कि हम नाम यूज़ करेंगे इंडिया, दैट इज़ भारत, मतलब दोनों ही नाम इंडिया के ऑफिशियल नेम्स हैं। शेल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। हमने फेडरेशन ऑफ स्टेट क्यों नहीं चूज किया, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आर्टिकल 1 क्या कहता है, क्लॉज 2, द स्टेट्स एंड द टेरिटरी शेल बी एज स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अभी प्रेजेंट टाइम में जो 12 शेड्यूल हैं, तो उसमें फर्स्ट शेड्यूल में डिटेल में मेंशन्ड है कि स्टेट का क्या ऑफिशियल नेम है, उनकी बाउंड्री कितनी है, टेरिटरी, सब मेंशन्ड है फर्स्ट शेड्यूल में, जो कि आप इंडियन गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके डाउनलोड भी कर सकते हैं और वहां से रीड भी कर सकते हैं एक बार। इसके अलावा क्लॉज 3 कहता है द टेरिटरी ऑफ इंडिया शेल कॉम्प्राइज द टेरिटरीज ऑफ द स्टेट। टेरिटरी कौन कौन सी हैं, स्टेट्स इंक्लूड रहेंगे। उसके अलावा द यूनियन टेरिटरीज, जो यूटीज हैं, जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्टली उन्हें एडमिनिस्टर करती है, कंट्रोल करती है, जैसे यूटी ऑफ दिल्ली या यूटी ऑफ पुडुचेरी, जम्मू एंड कश्मीर या लद्दाख, ये यूनियन टेरिटरीज हैं जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है इन्हें गवर्न करने में। इसके अलावा सच अदर टेरिटरीज एज मे बी एक्वायर्ड, की कोई दूसरी टेरिटरी जिन्हें इंडियन गवर्नमेंट इन फ्यूचर में अक्वायर करेगी, वो भी यूनियन ऑफ इंडिया का पार्ट हैं। फॉर एग्जांपल सिक्किम। सिक्किम इंडिया का पार्ट बना था 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से 1975 में। उससे पहले वहाँ के जो प्रिंसली रूलर थे उनके थ्रू गवर्न हो रहा था सिक्किम। तो सिक्किम को हमने 1975 में 22nd स्टेट इंडिया का बनाया था थ्रू 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो आर्टिकल 1 क्या कहता है कि इंडिया का पार्ट क्या क्या होंगे, एंड सेकेंडली इंडिया का ऑफिशियल नेम क्या है, स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज एंड सच अदर टेरिटरीज एज मे बी एक्वायर्ड बाय इंडिया। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। प्रेजेंटली इंडिया के टोटल 28 स्टेट्स हैं एंड 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। इसके अलावा कुछ स्टेट्स हैं, जैसे जम्मू एंड कश्मीर का नाम आपने काफ़ी डिटेल में सुना होगा कि उसका स्पेशल स्टेटस था अंडर आर्टिकल 370 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बट कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 370 को रिपील कर दिया गया क्योंकि वो टेम्परेरी प्रोविजन था। वैसे ही बाकी कुछ और स्टेट्स हैं जिन्हें इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस दे रखे हैं, स्पेशल प्रोविजंस, जो कि गिवन है पार्ट 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में। अब ये स्टेट्स के नाम आप रीड कर सकते हैं। इसके अलावा 5th और 6th शेड्यूल के अंडर शेड्यूल्ड एरिया एंड ट्राइबल एरियाज गिवन है। जैसे किसी स्टेट के अंदर कोई ट्राइबल एरिया है जहाँ पे स्पेसिफिकली कोई ट्राइब रहती है, तो उन्हें गवर्न करने के लिए, उनके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए थोड़े से रूल्स थोड़े से डिफरेंट होंगे उनके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, जो कि गिवन है हमारे शेड्यूल 5th एंड 6th के अंडर। तो ये स्पेशल प्रोविजंस हैं कुछ स्पेशल स्टेट्स के लिए एंड ट्राइबल एरियाज के लिए एंड शेड्यूल एरियाज के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। टेरिटरी ऑफ इंडिया और यूनियन ऑफ इंडिया के अंदर डिफरेंस क्या है। फर्स्टली, टेरिटरी ऑफ इंडिया एक वाइडर एक्सप्रेशन है रेदर देन यूनियन ऑफ इंडिया। द लेटर इंक्लूड्स ओनली स्टेट्स while the former includes not only the states but also union territories and the territories that may be acquired by India in future. That means टेरिटरी ऑफ इंडिया एक लार्जर पोर्शन है, वेयर एज यूनियन ऑफ इंडिया एक स्मॉलर सर्कल में आप काउंट कर सकते हैं, एक बड़ा सर्कल आप बना सकते हैं जहाँ पे वो टेरिटरी ऑफ इंडिया है, वहीं पे यूनियन ऑफ स्टेट्स उसके अंदर एक छोटा सा पोर्शन है। तो टेरिटरी ऑफ इंडिया के अंडर
यूटीज भी आ जाएंगी एंड कोई फर्दर टेरिटरीज जो इंडिया में इंक्लूड की जाएंगी। सेकेंडली, द स्टेट्स आर द मेंबर्स ऑफ द फेडरल सिस्टम एंड शेयर अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स विद द सेंटर, कि इंडिया में एक फेडरल सिस्टम डायरेक्टली नहीं है, कंप्लीट फेडरल सिस्टम नहीं है इंडिया में, क्योंकि फेडरल सिस्टम में स्टेट एंड सेंटर के पास इक्वल पावर्स होती हैं। इसलिए हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमने यूनियन ऑफ स्टेट्स चूज किया रेदर देन फेडरेशन ऑफ स्टेट्स, क्योंकि फेडरेशन ऑफ स्टेट्स का आप एग्जांपल ले सकते हैं अमेरिका, यूएसए, कनाडा और स्विट्जरलैंड, जहाँ पे वो फेडरेशन है, वेयर इज एग्रीमेंट बिटवीन स्टेट्स टू कम इनटू अ फेडरेशन। फेडरेशन के अंडर एक स्टेट सेपरेट कंट्री भी बना सकता है, अपने आप को फेडरेशन से रिमूव कर सकता है, बट यूनियन ऑफ स्टेट्स में कोई इंडिविजुअल स्टेट हमारे इंडिया का अपने आप को सेपरेट कंट्री डिक्लेयर नहीं कर सकता है। तो यूनियन ऑफ स्टेट्स एक पावरफुल टर्म है, वहाँ पे सेंटर के पास थोड़ी सी ज़्यादा पावर होती है इंडिया में स्टेट्स के कंपैरिजन में, बट फेडरल स्टेट्स में स्टेट्स के पास ज़्यादा इक्वल पावर रहती है सेंटर और फेडरल स्टेट्स के बीच में। थर्ड पॉइंट आपने पढ़ ही लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 2 स्पेसिफिकली क्या डिफाइन करता है? एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स। डेफिनेशन आप रीड कर सकते हैं। इसके अलावा एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट में क्या डिफरेंस है? एडमिशन में ये कहता है कि इट रिफर्स टू द एडमिशन ऑफ स्टेट्स which are already in existence, and establishment में कि establishment of new states it refers to the establishment of states which were not in existence before। अब इसका डिफरेंस क्या है? एडमिशन में जहाँ पे किसी स्टेट में या कोई फर्दर फॉरेन टेरिटरी है जहाँ पे पॉलिटिकल सिस्टम एग्जिस्ट करता है, जहाँ पे गवर्नेंस हो रही है एंड एक गवर्नमेंट है उसे गवर्न करने के लिए, एडमिनिस्टर करने के लिए, रन करने के लिए, तो उस स्टेट को अगर हम इंडिया का पार्ट बना रहे हैं तो वो होगा एडमिशन ऑफ अ न्यू स्टेट। बट कोई ऐसी टेरिटरी जहाँ पे कोई ट्राइबल लोग तो रह रहे हैं, कोई पब्लिक तो रह रही है, बट वहाँ पे कोई सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, कोई गवर्नेंस का स्ट्रक्चर नहीं है, कोई उन्हें रूल करने के लिए नहीं है, तो उन्हें हम इंडिया का पार्ट बनाते हैं, तो वो होंगे एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट। एडमिशन के अंडर हम एग्जाम्पल में कंसिडर कर सकते हैं सिक्किम का एग्जाम्पल, बट अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स जहाँ पे, या फिर लक्षद्वीप के कुछ आइलैंड, मिनिकॉय आइलैंड्स, जहाँ पे कोई गवर्नेंस का सिस्टम नहीं था, जहाँ कोई रूलर नहीं था, तो उसे हमने इंडिया का पार्ट बनाया है, तो वो होगा एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टेट, ना कि एडमिशन ऑफ स्टेट। तो ये दो डिफरेंसेस दिए गए हैं हमारे आर्टिकल 2 के अंडर, जो कि आपको याद रखना है, एडमिशन एंड एस्टेब्लिशमेंट। Notably, Article 2 also relates to the admission or establishment of new states that are not part of the Union of India। जो पार्ट नहीं है उन्हें पार्ट बनाने की बात हो रही है। दैट मीन्स फॉरेन टेरिटरी को अक्वायर करने की बात हो रही है आर्टिकल 2 में। यही एक फंडामेंटल डिफरेंस है आर्टिकल 3 और आर्टिकल 2 के अंडर। आर्टिकल 3 क्या डिस्कस करता है? प्रेजेंट में इंडिया के इंटरनल एडजस्टमेंट करने हों वो गिवन है आर्टिकल 3 के अंडर में। That is formation of new states, alteration of areas, boundaries और names of existing states। कि इंडिया का कोई स्टेट है जिसकी बाउंड्री अल्टर करनी है, नया स्टेट बनाना है। जैसे कि 2000 के टाइम का हम एग्जांपल ले सकते हैं, जब मध्य प्रदेश इंडिया का लार्जेस्ट स्टेट हुआ करता था, उस टाइम पे मध्य प्रदेश का डिवीजन करके रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ मध्य प्रदेश एक्ट ऑफ 2000 के अंडर मध्य प्रदेश से कट करके छत्तीसगढ़ एक न्यू स्टेट बना दिया गया था। तो आर्टिकल 3 के अंडर ही पावर है। आर्टिकल 2 के अंडर फॉरेन कंट्री की बात कर रहे हैं, आर्टिकल 2 के अंडर इंटरनल एडजस्टमेंट की बात कर रहे हैं। आर्टिकल 3 के अंडर ही इंक्रीज किया जा सकता है किसी स्टेट का, बट इंडिपेंडेंस से अभी तक किसी भी स्टेट का साइज इंक्रीज नहीं हुआ है, डिमिनिश ही हुआ है। तो थर्ड क्लॉज सी, डिमिनिश द एरिया ऑफ एनी स्टेट। क्लॉज 4, अल्टर द बाउंड्रीज ऑफ एनी स्टेट। तो जब रीऑर्गेनाइजेशन होगा तो किसी स्टेट्स की बाउंड्रीज भी एडजस्ट की जा सकती हैं। इसके अलावा लास्ट क्लॉज है क्लॉज ई ऑफ आर्टिकल 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि कहता है किसी स्टेट का नाम भी चेंज किया जा सकता है। जैसे कि 2011 में ओडिशा का नाम ओडिशा कर दिया गया था। तो पहले था ORISSA ओडिशा, अब चेंज करके कर दिया गया था ओडिशा। वैसे ही 2006 में उत्तरांचल का नाम चेंज करके कर दिया गया था उत्तराखंड। तो ये पावर्स हैं आर्टिकल 3 के अंडर इंडियन गवर्नमेंट के पास, पार्लियामेंट के पास बेसिकली। तो हाँ, प्रोसेस क्या रहेगी? किसी स्टेट का नाम चेंज करना है या बाउंड्री चेंज करनी है, क्या कोई नया स्टेट बनाना है, तो ये पावर्स हैं सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के पास। स्टेट लेजिस्लेचर के पास इस रिगार्ड में कोई भी पावर नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट में ही ऐसा बिल इंट्रोड्यूस हो सकता है। इसके अलावा
चलो बिल आ जाता है पार्लियामेंट में, बिल आएगा तो वो लोकसभा राज्यसभा से पास होगा, प्रेसिडेंट के पास जाएगा, तो फिर जो भी स्टेट कंसर्न है जिसकी बाउंड्री चेंज की जा रही है या जिसका नाम चेंज किया जा रहा है, तो उस स्टेट को ये बिल रेफर किया जाएगा उस लेजिस्लेटिव असेंबली को, उनके ओपिनियंस जानने के लिए, उनके व्यूज जानने के लिए। तो प्रेसिडेंट ये बिल रेफर कर देंगे उस पर्टिकुलर स्टेट को, फिर उस पर्टिकुलर स्टेट को अपना ओपिनियन या अपने व्यूज एक्सप्रेस करने पड़ेंगे उस रिगार्डिंग में, उस बिल के रिगार्डिंग में। तो जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना, तो जब प्रेसिडेंट अपना बिल भेजेंगी पर्टिकुलर स्टेट के पास, तो वो स्टेट, कोई टाइम लिमिट नहीं गिवन थी किस टाइम लिमिट के अंदर उस स्टेट को अपने व्यूज एक्सप्रेस करके प्रेसिडेंट के पास सबमिट करने होंगे। तो स्टेट्स को, सेंट्रल गवर्नमेंट को ये डर था कि कहीं ये लूप होल का यूज करके स्टेट अपने व्यूज ही एक्सप्रेस ना करें, होल्ड करके रख लें, तो फिर ये एक कंसर्न था। तो उसी के लिए लेके आया गया कॉन्स्टिट्यूशन का 5th अमेंडमेंट। 5th अमेंडमेंट में एक टाइमलाइन फिक्स कर दी गई थी कि स्टेट्स के पास कोई बिल भेजा गया है इस रिगार्ड में, तो फिर उन्हें एक टाइमली मैनर में अपने व्यूज एक्सप्रेस ओपिनियन करने पड़ेंगे टू द प्रेसिडेंट। तो कॉन्स्टिट्यूशन का 5th अमेंडमेंट किस लिए आया था? आर्टिकल 3 में चेंजेस करने के लिए, जो कि थे टाइमलाइन एक लाने के लिए कि टाइमलाइन होगी जिसके अंडर स्टेट्स को अपने व्यूज एक्सप्रेस करने होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 4। आर्टिकल 4 बहुत ही सिंपल आर्टिकल है। आर्टिकल 4 ये कहता है कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के अंडर में हम जो भी चेंजेस कर रहे हैं, जो लॉज लेके आ रहे होंगे, वो अमेंडमेंट नहीं होंगे, वो आर्टिकल 368 के अंडर अमेंडमेंट नहीं होंगे। तो क्योंकि अमेंडमेंट के लिए प्रोसेस अलग होती है बिल को पास करने के लिए, ये आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के अंडर के जो चेंजेस हैं वो नॉर्मल लेजिस्लेटिव ऑर्डिनरी लॉज की तरह ही पार्लियामेंट से पास किए जा सकते हैं सिंपल मेजोरिटी के थ्रू, कि सिंपल मेजोरिटी से हम पास कर सकते हैं। बट स्पेशल अमेंडमेंट स्पेशल मेजोरिटी चाहिए रहती है, 2/3 मेंबर्स ऑफ द हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग इन बोथ द हाउसेस। तो ये सिंपल लॉज की तरह, ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव लॉज की तरह पास किए जा सकते हैं पार्लियामेंट में से, कि लोकसभा राज्यसभा से सिंपल मेजोरिटी मिल जाएगी तो ये बिल पास हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन है कि जैसे पार्लियामेंट के पास पावर है कोई नया स्टेट बनाने के लिए, अपने इंटरनल स्टेट को चेंज करके कोई नया स्टेट बना सकते हैं, जैसे एमपी से छत्तीसगढ़ बना था, वैसे ही बिहार से झारखंड बना दिया गया था, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बनाया गया था 2000 के टाइम पे। ये प्रेजेंट स्टेट्स की बाउंड्रीज चेंज करके एक नए स्टेट्स का फॉर्मेशन कर दिया गया था। और रिसेंटली 2014 में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का डिवीजन होकर 2 अलग स्टेट बना दिए गए। वैसे ही जम्मू कश्मीर एक स्टेट हुआ करता था जिसे यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड कर दिया गया, यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। वैसे ही क्या गवर्नमेंट के पास, पार्लियामेंट का ये पावर है कि इंडिया की टेरिटरी कट करके किसी दूसरी कंट्री को दे दें? हाँ, तो यही क्वेश्चन आया था 1960 में इन द केस ऑफ री बेरुबारी यूनियन, केस ऑफ इंडिया इन 1960। आपको पूरा डॉक्यूमेंट कंटेंट मिल जाएगा इस पीपीटी में, तो अभी आप क्वेश्चन सुनते हैं। तो फैक्ट्स यही थे कि इंडियन टेरिटरी, वेस्ट बंगाल की एक टेरिटरी थी बेरुबारी यूनियन, जिसे इंडियन गवर्नमेंट ने पाकिस्तान को, प्रेजेंट डे बांग्लादेश को ट्रांसफर कर दी थी। तो सुप्रीम कोर्ट में ये क्वेश्चन आया कि पार्लियामेंट के पास ये पावर है या नहीं है, क्या वो अपनी प्रेजेंट टेरिटरी, यूनियन ऑफ इंडिया की कोई टेरिटरी किसी फॉरेन कंट्री को दे सकते हैं, ऐसे ट्रांसफर कर सकते हैं क्या नॉर्मल आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के अंडर? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, पार्लियामेंट के पास ये पावर नहीं है आर्टिकल 2 के अंडर की वो प्रेजेंट टेरिटरी को किसी फॉरेन कंट्री को ट्रांसफर कर सकते हैं। ये हो सकता है तो सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल 368 के अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू, कि कॉन्स्टिट्यूशन में एक अमेंडमेंट करना पड़ेगा। कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट के लिए आपको स्पेशल मेजोरिटी चाहिए। तो इसी कंसर्न में 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था, जिससे इंडिया का जो बेरुबारी यूनियन वाला लैंड था वो ट्रांसफर कर दिया था पाकिस्तान को, जो कि है प्रेजेंट डे बांग्लादेश। तो ये था हमारा री बेरुबारी यूनियन ऑफ इंडिया का केस। अब आपको एक डाउट होगा कि ये री क्यों लगा है इस केस के आगे। तो री तब लगता है कि जब किसी केस में कोई प्रेसिडेंट, अपने प्रेसिडेंट कोई रिव्यू मांगते हैं, रेफरेंस करते हैं किसी लॉ को या किसी क्वेश्चन को सुप्रीम कोर्ट को, कि कोई एडवाइस चाहिए प्रेसिडेंट को किसी मैटर पे, तो सुप्रीम कोर्ट को रेफर कर देते हैं मैटर। तो ये रेफर होता है आर्टिकल 143 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर, जहाँ पे मिनिमम एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच सेटअप करनी पड़ेगी सुप्रीम कोर्ट को, और कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में मिनिमम होते हैं 5 जजेस। तो इन 5 जजेस को अपना ओपिनियन बताना पड़ेगा इन क्वेश्चंस के लिए। तो तब लगता है री, इन रेफरेंस टू बेरुबारी यूनियन केस।
तो प्रेसिडेंट ने ये मैटर रेफर किया था सुप्रीम कोर्ट को, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये अपना ओबिटर दिया था, मतलब अपना जजमेंट दिया था कि कोई भी लैंड इंडियन पार्लियामेंट अपनी तरफ से नहीं ट्रांसफर कर सकते हैं विदाउट अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था रिलेटेड टू हमारा ट्रांसफर ऑफ टेरिटरी टू पाकिस्तान। चलिए यहीं पे क्लास को ख़त्म करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। आपके जो भी ओपिनियंस हैं आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, एज सजेशंस दे सकते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन, धार कमेटी, जेवीपी कमेटी एंड फैजल अली कमेटी। उसके अलावा 1956 के बाद कैसे स्टेट्स का फॉर्मेशन हुआ लिंग्विस्टिक बेसिस पे, उसके पहले 1956 से पहले कैसे पार्ट ए बी सी डी में इंडियन स्टेट्स को क्लासीफाई किया गया था, ये सब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।